हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक का मजा आएगा एकदम पढ़ने में, रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएंगे, तो उसको देखते हैं। तो लेकिन इसके पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोग पॉलिटेक्निक का पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बहुत लोगों का आता है कि मैसेज ऐसा आता है कि सर क्या यहाँ से पॉलिटेक्निक का पूरा तैयार हो जाएगा। हाँ, एकदम बोलते हैं कि पॉलिटेक्निक का अच्छे से एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। जहाँ आप 10,000 पैसा खर्चा कीजिएगा ना, वहाँ पे आप लोगों को फ्री में, और इतना गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी टॉपिक मान लेते हैं बुक से पढ़िएगा। अगर वहाँ पढ़ने से पहले अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ थ्योरी है वहाँ से पढ़ लीजिए, और थ्योरी पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन में जाइएगा तो 90 से 98% तक बोल रहे हैं, 90 से 98% तक बोल रहे हैं क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ परसेंटेज नहीं भी बन सकता, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप लोग पे कि थ्योरी को किस तरह से समझे थे, इसीलिए 2% काट ले रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, पॉलिटेक्निक अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट जाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप यहाँ से जाकर और आराम से इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मीडियम में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक का नाम, भाई टॉपिक का नाम पता चलेगा तब ना हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है हम लोगों का है ट्रांसमिशन ऑफ हीट, NSAMISSION, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, HEAT, मतलब कि हीट का कैसे कैसे ट्रांसमिशन होता है। हीट को मतलब कि तो जो तापमान होता है, उष्मा होता है, उसका कैसे संचरण होता है, एक जगह से कैसे दूसरे जगह जाता है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, पूरा रियल लाइफ से रिलेट करेंगे हम लोग का, पूरा रियल लाइफ से। जैसे देखिए, खाना आप लोग मंगाते होंगे ऑनलाइन, तो देखते होंगे खाना मंगा रहे हैं तो उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम का पन्नी रहता है, तो वो सब क्यों दिया जाता है। रसगुल्ला खाते होंगे, उसमें देखते होंगे कि उसके ऊपर सिल्वर का पन्नी रहता है, तो वो सब क्यों उस पे दिया जाता है, ये सब देखेंगे रियल लाइफ में। प्लस में स्टीफेन एक साइंटिस्ट थे, स्टीफेन, उनका लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन का कूलेंट लॉ पढ़ेंगे। ये सब सारा चीज इसमें आज हम लोग अच्छे से देखेंगे। प्लस में ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ये सब सारा टॉपिक हम लोग इसी वीडियो में खत्म करेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा खत्म। वीडियो लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगा। अस्थिर होकर एकदम आराम से बैठकर कॉपी पेन लेकर और आराम से देखिएगा। लेक्चर रहेगा, कहानी रहेगा, सुनिएगा। कहानी सुनना है, फिजिक्स है, फिजिक्स में तो कहानी ही मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग कहानी स्टार्ट किया जाता है। देखिए, इसके पहले हम लोग लेक्चर पढ़े थे, इसके पहले भी बहुत सारा पढ़े। स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़े थे, लेटेंट हीट के बारे में पढ़े थे, और बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक करंट, ये सब बहुत सारा चीज हम लोग पीछे कवर किए हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग उसी से रिलेटेड, जो पीछे वाला था उसी से रिलेटेड कवर करते हैं। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, आते हैं सीधे टॉपिक पे आते हैं। TRANS, ट्रांसमिशन, MISSION, ट्रांसमिशन। ये मिशन मतलब समझते हैं ना, मिशन मतलब लक्ष्य। आप लोग का भी लक्ष्य क्या है, पॉलिटेक्निक को क्वालिफाई करना, समझे। ट्रांसमिशन ऑफ हीट। लेकिन यहाँ पे कुछ और मिशन है। मिशन यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रांस है, ट्रांस मतलब कि किसी भी चीज को ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। किस चीज को हम लोग यहाँ ले जाएंगे, हीट को ले जाएंगे। लेकिन आप लोग का मिशन पॉलिटेक्निक, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। टॉपिक से ही पता चल रहा है कि यहाँ हम लोग का आ रहा है हीट। हीट देखते होंगे आप लोग, अलग अलग तरीका से हीट को ऑब्जर्व करते होंगे। अभी ठंडा के दिन में क्या करते होंगे, आगे लगाते होंगे। आगे लगा के यहाँ पे एकदम आगे पूरा आवा भी लगा देते होंगे, लकड़ी जला देते होंगे यहाँ पे, और चारों करे से सब लोग बैठ कर पूरा हाथ सेकते होंगे। ये भी करते हैं। यहाँ पे भी ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है। खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय देखिएगा, खाना बनाते समय तो टोटल चीजें गर्म हो जाता है, बर्तन से लेकर, खाना से लेकर, हाथ से, मुंह से, सब गर्म हो जाता है। तो वहां पे भी देखिएगा कि हीट का ट्रांसमिशन होता है। अगर हीट का ट्रांसमिशन होता है तब ना एक जगह से दूसरे जगह सब गर्म हो जाता है। तो ये सब हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ेंगे कि कौन सा चीज, कौन सा मतलब कौन कैसे गर्म हो रहा है, कौन सा मेथड के थ्रू गर्म हो रहा है। धूप में चलते होंगे तो धूप में भी देखते होंगे उधर भी गर्मी है, कहीं भी जाइए गर्मी मिलेगा। तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन हो जाता है। तो सबसे पहले हीट के बारे में आप लोगों को पहले भी बताते हैं कि हीट किधर से किधर की ओर फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर से। इसको फिर से हम बता दे रहे हैं,
हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हमेशा हीट फ्लो होता है। तो इसको फिर से बता रहे हैं, रिवाइज करवा दे रहे हैं। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है, इसको फिर से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। देखिए ट्रांसमिशन ऑफ हीट की, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट का जो ट्रांसमिशन होता है, हीट का जो स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये हम लोग 3 मेथड से हीट का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, 3 मेथड से। और तीनों मेथड अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। देखिए ट्रांसमिशन ऑफ हीट मतलब कि अगर किसी भी चीज को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो यहाँ वाला जो टेम्परेचर यानी इस जगह पे गर्म कर रहे हैं ना, तो ये इधर भी जाके यहाँ मतलब पूरा इसको गर्म कर दे। आखिर यहाँ हीट दे रहे हैं तो धीरे 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 इन्हें तो ठंडा था, यहाँ गर्म कर रहे हैं। देखिए गर्म से किधर की ओर जा रहा है, गर्म से ठंडा की ओर जा रहा है ना हीट, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जा रहा है। और धीरे 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 सब गर्म हो जा रहा है, सब गर्म हो जा रहा है। एक तरह से हम लोग को यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हीट को अपने पास सीमित नहीं रख रहा है, बगल वालों को भी दे रहा है, बगल वालों को भी दे रहा है। आप लोग भी अगर अच्छे से नॉलेज ले लीजिएगा, अच्छे से ज्ञान ले लीजिएगा, तो बगल वालों को भी दीजिएगा और दूसरे को भी दीजिएगा, समझे। तो बस वही है यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो देखिए ट्रांसमिशन ऑफ हीट, हीट का रूपांतरण हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। पहला हम लोग का क्या, पहला कैसे हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, पहला कंडक्शन। कंडक्शन मतलब होता है चालन। और सेकेंड मेथड हम लोग का है कन्वेक्शन, इसके बारे में अच्छे से देखेंगे। CONVECTION, कन्वेक्शन, संवहन। इसके बाद थर्ड है हम लोग का रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कि विकिरण। ये 3 तरह से हम लोग हीट को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह हीट को ले जा सकते हैं, ये 3 मेथड के थ्रू। अब देखते हैं तीनों मेथड में से कौन मेथड किस जगह पे लागू होगा, किस जगह पे अप्लाई होगा। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किस पे, कंडक्शन मतलब कि चालन। देखिए ये कंडक्शन मतलब चालन, इससे आप लोग पहले भी रूबरू होंगे। कंडक्टर मतलब जानते हैं, कंडक्टर मतलब क्या होता है, चालन। मतलब कंडक्टर मतलब हीट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है। तो ये जो कंडक्शन मेथड है, कंडक्शन मेथड के थ्रू हम लोग हीट को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये सॉलिड पदार्थ में ही होगा। सॉलिड मतलब कि जो ठोस चीज है वहीं पे केवल कंडक्शन काम देगा। बाद बाकी जैसे लिक्विड में अगर लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, फिर गैस को गर्म कर रहे हैं, तो उस जगह पे कंडक्शन मेथड काम नहीं देता है। तो यहां से ध्यान रखना है कि कंडक्शन क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे देखिए आप लोग अगर आप लोग खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के लिए गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा जब हीट हम लोग इसको दे रहे हैं तो यहाँ पे इस पेंदी को नहीं गर्म कर रहे हैं, लेकिन देखिएगा कि ये सब पूरा गर्म हो जाता है, ये पूरा गर्म हो जाता है। जब इसको फिर यहाँ से हटाना है तो कपड़ा से धर के इसको फिर हटाते होंगे, ये नहीं करते। तो यहाँ से इससे हम लोग क्या पता चलता है कि अगर नीचे से हीट देंगे तो ये अपने पास हीट नहीं रख रहा है, ये क्या कर रहा है, दूसरे को हीट ट्रांसफर कर दे रहा है, जिसके चलते ये पूरा क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। यानी ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, हीट को कंडक्ट करने का कैपेसिटी है इसके पास। मतलब हीट को अपने पास नहीं रखता, बगल वाले को भी ट्रांसफर करते जाता है, बगल वाले को भी ट्रांसफर करते जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हम लोग इसको ले लेते हैं, इसका कुछ अपना लंबाई होगा, x लेंथ है, और इसका कुछ ना अपना एरिया भी तो होगा ना, एरिया, इसका एरिया a है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक छोर को गर्म कर रहे हैं, एक छोर को गर्म करेंगे। तो देखिए एक छोर को गर्म करेंगे तो ये हीट को क्या करेगा, बगल वाले के, जब हीट हम लोग देंगे तो ये हीट पहले यहाँ गर्म होगा, और इसके बाद क्या करेगा, ये जो यहाँ का जो मोलिक्यूल था ये बगल वाले को गर्म करेगा, ये एक मोलिक्यूल था वो बगल वाले को गर्म करेगा। और एक चीज यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मोलिक्यूल गर्म हो रहा है ये अपना ही जगह पे रह रहा है, ये नहीं कि मोलिक्यूल्स गर्म होने के बाद बगल वाले पास पहुंच जा रहा है और बगल वाला फिर उसका जगह ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना है कि ये अलग गर्म हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें पार्टिकल्स, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, जो छोटा छोटा मोलिक्यूल्स है, वो ट्रांसफर नहीं होता है। केवल और केवल वो जो मोलिक्यूल्स है वो हीट को ट्रांसफर करता है, समझे ना। यहाँ पे मोलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होता। यानी कंडक्शन में ध्यान रखना है कि मोलिक्यूल, पूछ सकता है एग्जाम में कि कंडक्शन में मोलिक्यूल्स ट्रांसफर होता है या हीट ट्रांसफर होता है। तो मोलिक्यूल्स अपने जगह पे रहता है, मोलिक्यूल्स अपने पैलेस पे रहता है, केवल वो हीट को क्या करता है, बगल वाले के पास
भेज देता है। तो बगल वाला फिर ये वाला ये मोलिक्यूल्स अपना यही रहेगा, ये केवल हीट को बगल वाला के पास ट्रांसफर कर दिया। ऐसे 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 क्या करेगा, पूरे को गर्म कर देगा। यानी यहाँ पे कुछ टेम्परेचर शुरू दिए टेम्परेचर, तो शुरू यहाँ पे टेम्परेचर देंगे तो ये गर्म रहेगा, फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ तक इसको भी गर्म कर देगा, यानी पूरा टोटली गर्म कर देगा। दाल छनकाते हैं, दाल छनकाते समय देखिए पूरा, चाहे नहीं तो सब्जी बनाते समय देखिएगा चम्मच अगर कढ़ाई पे रख दीजिएगा तो वो भी क्या होता है, धीरे धीरे भाप के थ्रू गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है, और कंडक्टर अगर कहीं पे भी एक जगह हीट लगा तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा गर्म हो जाएगा एकदम। तो ये सब कैसे होता है, ये सब कंडक्शन के थ्रू गर्म होता है, और कंडक्शन केवल सॉलिड में होता है। सॉलिड में ध्यान रखना, गर्म करते समय पार्टिकल्स का ट्रांसफर नहीं होता, केवल वो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स हैं वो गर्म होते हैं, और वो केवल और केवल हीट को बगल वाले के पास ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए अब यहां से देखते हैं ना कि आखिर ये आखिर इसका कंडक्ट करने का कैपेसिटी कितना है, चालन करने का कैपेसिटी कितना है, वो हम लोग इसका निकालने का कोशिश करते हैं। यानी हीट कंडक्शन, यानी हीट कितना अपने जगह से दूसरे जगह तक ले जा रहा है, एनर्जी कितना अपने से दूसरे जगह तक ले जा रहा है, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, उसको देखते हैं। तो देखिए हीट पर सेकेंड, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हीट हम लोग, यानी जब भी हीट को मेजरमेंट करेंगे एनर्जी को मेजरमेंट करेंगे तो रेट के टर्म में, यानी पर सेकेंड के टर्म में, कि एक सेकेंड में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, यानी एक सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा, अगला एक सेकेंड में यहां से यहां पहुंचा, इस तरह से हम लोग मेजर, यानी हीट रेट लिखिए दिए, रेट ऑफ हीट कंडक्टिविटी, CTIVITY कंडक्टिविटी, मतलब कोई भी सॉलिड पदार्थ में जो हीट है उस हीट को कंडक्ट करने का कैपेसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है, समय के साथ। तो देखिए किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो मतलब कि हीट, यानी एक सेकेंड में हीट कितना आगे ट्रांसफर हुआ वो किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी डेल क्यू बटा डेल टी। देखिए डेल क्यू मतलब कि चेंज इन हीट कितना आगे ट्रांसफर हुआ एक सेकेंड में, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या पे डिपेंड करेगा, इसका जो लंबाई है उस लंबाई का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद क्या होता है, ये जो क्रॉस सेक्शनल इसका एरिया है उस एरिया का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक चीज और पे डिपेंड करता है क्या, कि चेंज इन टेम्परेचर, यानी इसका इनिशियल छोर और इसका जो फाइनल छोर है दोनों के बीच का जो चेंज इन टेम्परेचर होता है T1 T2 उस पे डिपेंड करता है। यानी चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब कि डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। और एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है, ये एरिया यहीं लिख देते हैं एरिया, एक यहाँ पे कांस्टेंट आता है के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब अलग अलग करके लिखने की कोशिश कीजिएगा तो लिख सकते हैं कि डेल क्यू बटा डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर उसका जो लेंथ है, लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे भी देखिए जितना ही ज्यादा लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही पर सेकेंड हीट क्या होगा, आगे ट्रांसफर कम होगा। यानी जितना ही ज्यादा लंबाई बढ़ाएंगे पर सेकेंड हीट का ट्रांसफर आगे क्या होगा, कम न होगा, जितना ही ज्यादा लंबाई बढ़ाएंगे उसके अनुसार। यानी हीट पर सेकेंड, एक सेकेंड में आगे कम एनर्जी जाएगा। तो देखिए हीट पर सेकेंड किस किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया पर, लेंथ पर और चेंज इन टेम्परेचर पे। जहां पे के एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि इसका हिंदी हम लोग बोलते हैं उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता, देखिए उष्मीय चालकता कहने का मतलब कि जिसका हीट कंडक्ट करने का कैपेसिटी अच्छा है उसका थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फिक्स है। जैसे देखिए सोना, चांदी, ये सब क्या करता है, हीट को एकदम अच्छे से कंडक्ट कर सकता है, तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होगा। तो यहां से ध्यान रखना, थर्मल कंडक्टिविटी हाई किसका होता है, जो अच्छा हीट को कंडक्ट कर लेता है उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, और जो अच्छा हीट को नहीं कंडक्ट कर पाता उसका थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है। लेकिन सोना चांदी में का खाना बनाएगा नहीं ना, तो सोना चांदी नहीं खाना बनाएगा, मतलब ये सब हम लोग के लिए इकोनॉमिकल अच्छा नहीं है। मतलब देखिए इन लोग का थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा है, यानी कम एनर्जी में ही गैस कम खर्चा होगा और खाना जल्दी बन जाएगा। लेकिन ठीक है भाई साहब, तो सोना चांदी कहाँ से लाएगा 1 किलो। इसीलिए हम लोग किस चीज को यूज करते हैं, स्टील वाला बर्तन को। देखिए स्टील का बर्तन का थर्मल कंडक्टिविटी कम है, जिसके चलते
एनर्जी इधर उधर कुछ कुछ लॉस हो जाता है, लेकिन इकोनॉमिकल भी तो कर देखना है कि कितना खर्चा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये सब हम लोग को ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ का याद कर लीजिए, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी का, स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी कितना होता है 46। अच्छा केवल 46 नहीं, ये देखिए ये थर्मल कंडक्टिविटी का कुछ अपना यूनिट भी होगा। तो इस थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा वो निकालिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है डेल क्यू, मतलब कि चार्ज, एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, लिख दिए। नीचे क्या है टाइम है, तो नीचे टाइम का क्या लिख देंगे सेकेंड लिख देंगे। देखिए ये लंबाई ए नहीं आएगा, ये यानी ये लंबाई ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा मीटर के साथ होगा, और एरिया गुने टेम्परेचर नीचे आएगा। तो एरिया को हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया को हम लोग लिखेंगे मीटर स्क्वायर, गुने टेम्परेचर को हम लोग क्या लिखेंगे डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं केल्विन में भी मेजरमेंट किया हुआ हो तो केल्विन भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी नाम समझ गए के। अब यहां से हम लोग को क्या मिलेगा के बराबर, तो देखिए जूल, ये से ये खत्म, तो हम लोग को क्या मिला जूल पर सेकेंड। देखिए जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, हम लोग को यही नहीं मिला जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। तो यहां से याद रखना है थर्मल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट का है कि ऐसा के एसआई यूनिट पूछता है। थर्मल कंडक्टिविटी यानी उष्मीय चालकता का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं पर केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं तो इसको इस फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या है एनर्जी बटा समय, तो एनर्जी बटा समय को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए कार्य यानी सॉरी पावर बराबर क्या लिखते हैं पावर बराबर वर्क बटा टाइम, और वर्क एक क्या है एक एनर्जी ही है ना वर्क बटा टाइम। तो इसको हम लोग पावर के फॉर्मेट में भी, यानी पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वाट के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो वाट के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा वाट, ये दोनों खाली वाट हो जाएगा, लेंथ ऊपर जाएगा यानी मीटर नीचे आएगा, यानी वाट पर मीटर, सॉरी पर सेकेंड नहीं, सेकेंड तो खत्म हो गया, पर मीटर और पर डिग्री सेल्सियस, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। सेल्सियस की जगह अगर केल्विन का जरूरी पड़ेगा तो केल्विन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला स्टील का थर्मल कंडक्टिविटी कितना होगा 46 जूल पर सेकेंड पर मीटर, यहाँ पे पर केल्विन, यानी ये स्टील हम लोग केल्विन में मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे जनरली इसको केल्विन में ही जितना हम लोग, देखिए इसको पता कैसे चलेगा कि केल्विन में मेजरमेंट करेंगे या सेल्सियस में, तो देखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी किस चीज में दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी केल्विन में दिया हुआ रहेगा, तो इसको केल्विन में आराम से मेजरमेंट करना है। तो ये हम लोग का क्या किस चीज का फिनोमिना, इतना हम लोग घटना देखे कंडक्शन का, कि कोई भी सॉलिड पदार्थ में कैसे कैसे हीट अपने जगह से आगे कैसे ट्रांसफर होता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, और कितना एक सेकेंड में कितना दूर तक हीट ट्रांसफर हो रहा है। यानी यहां से समझ सकते हैं कि एक सेकेंड में कितना दूर तक गर्म हो रहा है, वो भी निकाल सकते हैं। जैसे एक रड ऐसे रख दिए, रड एक सेकेंड में रड को गर्म कर रहे, तो एक सेकेंड में कितना दूर तक गर्म हो, मान लेते हैं यहाँ तक, तो इतना से ऊपर ही इसको धर के पकड़ के निकालना है, इतना से नीचे पकड़िएगा तो झुला जाइएगा। तो फिर ये क्या होता है, ये सब निकालने का तरीका होता है। या नहीं तो ये जो रड है, इस रड को पूरा गर्म करने में कितना एनर्जी दिया गया है, तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं कितना समय तक इसको हम लोग गर्म करेंगे कि टोटल एनर्जी कितना खर्चा होगा, ये भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से सारा चीज हम लोग निकाल सकते हैं। तो सब चीज समझ में आ गया। ए थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्या है एरिया ऑफ जो भी जिसको गर्म कर रहे हैं, लेंथ उसका लंबाई होगा, डेल टी मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर घटा देना है बस। इसका ऐसा यूनिट बता ही दिए। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या हम लोग लिख सकते हैं पर केल्विन भी लिख सकते हैं, या वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होता है। सबसे ज्यादा जो हाई, जिसका हाई कंडक्टिविटी हाई होता है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जिसको कंडक्ट करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है, हीट को जल्दी ट्रांसफर कर दे रहा है, उसका थर्मल कंडक्टिविटी यानी के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू हाई होगा। जैसे चांदी, सोना, ये सब अच्छा कंडक्ट करता है, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी हाई होता है। तो आई होप कंडक्शन के बारे में समझ गए हैं। कंडक्शन के बारे में यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी सॉलिड पदार्थ है, जितना भी गर्म होता है, वो सब कंडक्शन के थ्रू ही गर्म होता है। अब हम लोग आगे आते हैं कन्वेक्शन। कंडक्शन के बाद अब हम लोग सीखेंगे कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है सो देखिए,
CONVECTION। कन्वेक्शन मतलब कि होता है संवहन। क्या? संवहन। देखिए संवहन जहां पे भी कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये जनरली लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है। कहाँ पे? लिक्विड और गैस में ये घटना घटता है। लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है। देखिए कन्वेक्शन किस तरह से होता है, जैसे किसी अगर एक जार, यहाँ जार है, ये बर्तन है, इस बर्तन में कुछ पानी हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं, पानी डाल दिए हैं, इस पानी को गर्म कर रहे हैं। तो देखिए पानी को सबसे पहले तो बर्तन गर्म होगा, बर्तन गर्म कैसे होगा? कंडक्शन के थ्रू। इसके बाद ये बर्तन क्या है, अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा पानी के पास, तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा पानी के पास, तो इसका जो इसके साथ सटल है ना, वो सब क्या करेगा, वो पहले गर्म होगा। इसके बाद ये गर्म होने के बाद, ये गर्म होकर हल्का होता है। हल्का मतलब कि डेंसिटी इसका क्या होगा? कम होगा। डेंसिटी कम होगा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा? ऊपरे भागेगा। ये कौन सा? पार्टिकल्स ऊपर भागेगा, तो यहाँ पे जगह, खाली जगह बचेगा। आखिर ये सब छोड़ के ऊपरे जाएगा तो फिर क्या करेगा? बगल वाला फिर दौड़ेगा, बगल वाला दौड़ेगा और फिर उस खाली जगह को भरेगा। इसी प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है, यही कहलाता है क्या? कन्वेक्शन। तो इसमें एक चीज पॉइंट ध्यान रखना है कि सॉलिड वाला में क्या था, कंडक्शन में क्या था कि पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स गर्म हो रहा था वो अपने जगह रह जाता था, वो केवल हीट को ट्रांसफर करता था। लेकिन कन्वेक्शन में क्या है? कन्वेक्शन में कि पार्टिकल्स ही एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह चला जा रहा है। यानी कन्वेक्शन का प्रोसेस हुआ है, वो कन्वेक्शन का प्रोसेस वहां होता है जहां पे पार्टिकल्स गर्म होने के बाद अपना जगह छोड़ देता है और भाग जाता है। बस यही चीज होता है यहाँ पे। यानी गर्म हुआ, साइड लग गया, फिर बगल वाला आएगा, फिर वो आएगा, फिर बगल वाला आएगा। यही प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू चलते रहता है कन्वेक्शन। और इसी तरह देखिएगा, इसी तरह एयर में भी होता है। एयर में देखिए अगल बगल अगर यहाँ पे आग लगा के रखे ना, तो अगल बगल वाला पूरा गर्म हो जाएगा हवा, और ये गर्म होकर पूरा तेजी से ऊपर भागेगा, तेजी से ऊपर भागेगा। इसके बाद ये सब हवा तो ऊपर चला गया, अब यहाँ पे तो खाली जगह बचा, तो उस खाली जगह को भरने के लिए क्या करेगा? जो साइड से जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं ना, वो आके दौड़ेगा यहाँ पे। हवा इसी कारण चलती है। जब धूप उगता है तो हवा गर्म हो जाती है, हवा ऊपर उठने लगती है, तो वहां पे साइड में क्या करता है? हवा की कमी आता है, तो बगल से क्या करेगा? हवा दौड़ेगा, तो फिर हवा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है कन्वेक्शन। ठीक, तो इसमें ध्यान रखना है कि पार्टिकल्स का इसमें मोशन होता है। जो भी हीट पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स का मोशन होता है, इसमें गति होता है। कन्वेक्शन के बाद देखिए थर्ड हम लोग का पॉइंट है रेडिएशन। रेडिएशन अच्छा है, रेडिएशन अच्छा है। और देखिए अभी तक हम लोग पढ़े कंडक्शन कन्वेक्शन। कंडक्शन कन्वेक्शन में दोनों जगह देखे कि हम लोगों को गर्म करने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो रही है, मतलब कि माध्यम की आवश्यकता हो रही है। जैसे कि ये कोई रड था, तो इस रड को गर्म करने के लिए हम लोगों को क्या मीडियम की आवश्यकता हो रही है ना, माध्यम की आवश्यकता हो रही है, तब ना इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो कंडक्शन कन्वेक्शन में मीडियम की आवश्यकता होती है। देखिए एक रेडिएशन भी एक प्रोसेस है जिसके चलते हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को गर्म कर सकते हैं। ये रेडिएशन क्या होता है? ये रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता, मतलब रेडिएशन के थ्रू गर्म करने के लिए इसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है इसमें। जैसे देखिए अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अगर ठंडा के दिन में आगी ताप रहे हैं, आगी हाथ सेक रहे हैं, तो देखिए हमारे हाथ और इसके बीच में कोई बीच में मीडियम नहीं है। मीडियम एक है, एयर मीडियम है, लेकिन वहां पे अगर इसको निग्लेक्ट भी करिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। तभी ये यहाँ से हीट क्या करेगा? आपके हाथ तक पहुंच जाएगा और ये आपको हाथ को गर्म कर देगा। कौन सा मेथड के थ्रू? रेडिएशन मेथड के थ्रू। रेडिएशन मतलब विकिरण। जो सूर्य से जो भी हीट, जो भी रेडिएशन आता है पृथ्वी तक, वो कौन सा मेथड के थ्रू आता है? रेडिएशन मेथड के थ्रू। और इस रेडिएशन को फ्लो होने के लिए यानी रेडिएशन मतलब विकिरण के थ्रू कोई भी एनर्जी को फ्लो होने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस चीज को भी यहाँ से ध्यान रखना है। और देखिए रेडिएशन के थ्रू हीट भी क्या करता है? हीट भी आगे बढ़ता है। तो ये एक अलग इसका फिर फिनोमेना चलने लगेगा हम लोगों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो क्लास 12th में पढ़ना है अच्छे तरीका से, तो वहां पे नहीं घुसेंगे उतना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में नहीं घुसेंगे, बस हम लोग अभी रेडिएशन के बारे में चल रहे हैं। तो देखिए रेडिएशन फ्लो कैसे करता है? इसके लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है और ये बहुत तेजी से आगे फ्लो होगा भाई साहब। ये एकदम लाइट के वेलोसिटी, और ये लाइट का वेलोसिटी की रफ्तार से चलेगा, यानी 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये चलता है। तो यहाँ से कभी कभी रेडिएशन का स्पीड पूछ देगा, तो रेडिएशन का स्पीड क्या होता है, जो लाइट का स्पीड होता है वही रेडिएशन का स्पीड होता है। थर्ड, इसको और अलग हम लोग बोल सकते हैं, अलग नाम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं। इसका एक अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन याद रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब रेडिएशन के थ्रू हीट हमारे पास पहुंचता है तो उस हीट में एक रे होता है। यानी जैसे देखिएगा धूप में आप लोग जाइएगा ना तो देखिएगा बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो अगर धूप में कोई हीट होगा तब ना, यानी ऊपर से कोई रेडिएशन के थ्रू ना आया होगा हमारे पृथ्वी पर, यानी कोई रे, कोई किरण होगा, तो उस किरण का नाम है इंफ्रारेड रेज। ये इसको भी याद रखिएगा, इंफ्रारेड रेज यानी औरक्त किरणें। औरक्त किरणें यानी ये जो धूप होता है, सन होता है, उस सन में एक किरण होता है जिसका नाम है इंफ्रारेड रेज, औरक्त किरण। यही किरण है जो हम लोगों का बॉडी को गर्म करता है। हम लोग जो कपड़ा सुखाने के लिए देते हैं धूप में, वो सब सुखाता है, मतलब उसके अंदर जो नमी होता है उस नमी को कौन हटाता है, यही इंफ्रारेड रेज। और ये भी इंफ्रारेड रेज यही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आता है, सूर्य से नीचे तक आता है रेडिएशन के थ्रू। बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, और ये कोई भी पार्टिकल्स को, अगल बगल वाला पार्टिकल्स को गर्म करते हुए नहीं आता है। जहां पे देखिए अगर मीडियम में कोई भी पार्टिकल्स इसको मिले भी तो उस पार्टिकल्स को गर्म नहीं करता है, ये सीधे पृथ्वी पर आएगा। और पृथ्वी पर जिस पार्टिकल्स के साथ ये टकराता है, पृथ्वी पर जिस पार्टिकल्स के साथ ये टकरा रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो इस पार्टिकल्स का टकरा रहा है, तो इस पार्टिकल्स के साथ जैसे ही टकराया तो वहां पे ये जो इंफ्रारेड रेज है वो घुसना अंदर शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंफ्रारेड रेज क्या है, हाई इसका टेम्परेचर है, और ये वैसे भी थोड़ा सा ये नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, तो वैसे भी हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, तो बाहर से क्या करेगा, इसके अंदर फिर घुसना शुरू हो जाएगा, जिसके चलते ये गर्म हो जाएगा। तो आई होप रेडिएशन यानी विकिरण के बारे में सीखे कि रेडिएशन मतलब विकिरण क्या होता है, विकिरण के थ्रू कैसे कैसे काम होता है, विकिरण का क्या क्या प्रॉपर्टी, ये सब एक तरह से समझिए कि विकिरण का प्रॉपर्टी है। रेडिएशन तो एक मेथड है जिससे हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उसका एक तरह का ये सब प्रॉपर्टी है कि वो बिना मीडियम के थ्रू भी फ्लो करता है, उसका वेलोसिटी इतना होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं। उसके अंदर एक गरम रेज होता है, गरम किरण होता है जिसका नाम इंफ्रारेड रेज होता है, औरक्त किरण होता है। तो ये सब रेडिएशन का क्या है, प्रॉपर्टी है। और रेडिएशन एक मीडियम है जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। कभी कभी यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा, जैसे 3 गो मेथड पढ़े हम लोग, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तीनों मेथड में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें से सबसे फास्ट, सबसे तेजी से एनर्जी को अपना से दूसरे जगह पे पहुंचा देता है? तो सबसे तेजी से कौन मेथड के थ्रू एनर्जी फ्लो होता है? तो सबसे तेजी से यही रेडिएशन मेथड के थ्रू हम लोग एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि देखिए यहाँ पे हीट का लॉस नहीं होता। और मेथड में क्या है कि पहले हीट लॉस होगा, इसके बाद फिर हीट आगे बढ़ेगा। और रेडिएशन उतना हीट लॉस नहीं होता क्योंकि इसके बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, तो ये अपना मस्त चाल से चलते रहता है। तो देखिए यहाँ से तो समझ में आ गया, ये एक तरह का रेडिएशन का प्रॉपर्टी। और ये देखिए ये रेडिएशन किसी भी चीज को गर्म भी कर रहा है, इसीलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं थर्मल रेडिएशन भी बोल सकते हैं। थर्मल रेडिएशन मतलब कि थर्मल रेडिएशन का प्रॉपर्टी एक तरह का इस ये तो रेडिएशन एक मेथड था, लेकिन थर्मल रेडिएशन के चलते किसी भी चीज को गर्म कर देते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि थर्मल रेडिएशन से कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म तो हो जाता है। मान लीजिए किसी भी चीज को गर्म कर दिए, तो उस थर्मल रेडिएशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? फिर यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट लोग आ जाते हैं जो थर्मल रेडिएशन के थ्रू निकाले थे। जैसे देखिए इसको अगर छोटा सा समझना हो तो समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से पूरा रेडिएशन आ रहा है, इस रेडिएशन के चलते ये पूरा गर्म हो गया, तो ये पूरा थर्मल रेडिएशन इसका पूरा हो गया। मतलब कि थर्मल ये एक तरह का क्या था, रेडिएशन था, और थर्मल मतलब कि गर्म था, उसमें विकिरण था जो गर्म था, इसके चलते ये गर्म होगा। तो यहाँ पे ये अब हम लोग देखेंगे कि ये कितना गर्म होगा, ये अब हम लोग को निकालने की कोशिश करेंगे। और ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये जो थर्मल रेडिएशन के चलते कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म होता है,
ये भी अब किस किस चीज पे डिपेंड करता है कि अब कौन सा ऑब्जेक्ट को हम लोग गर्म कर रहे हैं। जैसे देखिए, अगर ये पदार्थ का मतलब कि जो ऑब्जेक्ट गर्म हो रहा है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप लोग देखते होंगे कि गर्मी के दिन में करिया कपड़ा पहन के और बाहर चले जाइएगा ना तो बहुत जल्दी पूरा हीट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो थर्मल रेडिएशन आ रहा है, थर्मल रेडिएशन वो क्या है, पूरा गर्म है एकदम। थर्मल रेडिएशन मतलब कि उसको पूरा एब्जॉर्ब करने का उसके पास कैपेसिटी है, पूरा उसको क्या कर रहा है, सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो वो सब अभी देखेंगे किस किस तरह से, सारा चीज इसमें हम लोग अभी डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, जो थर्मल रेडिएशन है, रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन, वो देखिए किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला चीज, रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन निकालने का तरीका, हमेशा ध्यान रखिए रेट निकालेंगे। रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन मतलब उष्मा विकिरण दर, उष्मा विकिरण दर यानी उष्मा विकिरण दर, जो भी रेडिएशन के थ्रू हीट आ रहा है वो हीट कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना जल्दी गर्म कर दे रहा है या कितना एनर्जी ले रहा है, वो हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला ये डिपेंड करता है, रेट थर्मल रेडिएशन डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट को हम गर्म कर रहे हैं, मतलब कि गर्म कर रहे हैं कौन सा ऑब्जेक्ट को। जैसे देखिए, अगर कोई खुरदरा ऑब्जेक्ट है, खुरदरा मतलब कि रफनेस है, या कोई काला काला ऑब्जेक्ट है, कोई भी काला काला ऑब्जेक्ट होता है, तो ये सब का जो थर्मल रेडिएशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसका, चरक कपड़ा, व्हाइट कपड़ा या शाइनिंग, जो शाइन चमक रहा है। तो देखिए, शाइनिंग मतलब रहेगा तो ये क्या करेगा, थर्मल रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा। व्हाइट कपड़ा रहेगा तो थर्मल रेडिएशन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन अगर खुरदरा रहेगा, रुखड़ापन रहेगा, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जाके हीट घुसेगा तो वो और गर्म होगा। काला रहेगा तो और एब्जॉर्ब करेगा। यानी सबसे पहला ये जो थर्मल रेडिएशन, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे, कौन सा सरफेस का नेचर कैसा है। तो अगर खुरदरा, काला ये सब रहेगा तो ये सब का थर्मल रेडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कम समय में ज्यादा एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कम समय में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब कि कम समय में ज्यादा गर्म हो जाता है। और ये ज्यादा समय लगेगा, ये सभी गर्म होता है लेकिन ज्यादा समय लगेगा इसमें। तो हम लोग रेट निकाल रहे हैं, रेट मतलब समय से कंपेरिजन करेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है, एरिया पे डिपेंड करता है कि ये जो थर्मल रेडिएशन है, मतलब थर्मल रेडिएशन देखिए, डेल क्यू बटा डेल टी, डेल क्यू बटा डेल टी मतलब कि एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड किस चीज पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। यानी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जितना ही ज्यादा एरिया हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही, देखिए जितना ही ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे, रेट पर सेकेंड एरिया का क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। कहने का मतलब क्या, अगर इसको हम लोग इसके साथ, इस Q को यहाँ डेल T के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस यानी जो डेल Q था उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी कहने का मतलब कि जितना ही ज्यादा एरिया होगा, जितना ही ज्यादा एरिया होगा उतना ही हम लोग को क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा। और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी होता है। यानी जितना ही ज्यादा देर तक इस पे एनर्जी देंगे उतना ही ज्यादा गर्म होगा और उतना ही टाइम भी लेगा। ज्यादा देर तक मतलब कि ज्यादा समय तक एनर्जी देना होगा। लेकिन डेल टी क्या है यहाँ पे है। तो यहाँ से यही पता चल रहा है कि ये जो एनर्जी पर सेकेंड है वो एरिया का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर एरिया बढ़ाएंगे तो एनर्जी पर सेकेंड को भी क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। यानी एक सेकेंड में जितना भी एनर्जी दे रहे थे उतना एनर्जी में काम नहीं चलेगा। अब हमको एक सेकेंड में और ज्यादा एनर्जी देना होगा तब ये गर्म होगा। बात सही है कि एरिया बढ़ाएंगे तो एनर्जी में ज्यादा देना होगा और ज्यादा देर तक देना होगा, तब ये गर्म होगा। यानी फर्स्ट हम लोग ये पता चलता है हम लोगों का कि ये जो एनर्जी है, यानी थर्मल रेडिएशन का एनर्जी हो किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे। दूसरा क्या, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड करता है। और थर्ड किस चीज पे डिपेंड करता है, ये जो डेल क्यू बटा डेल टी है यानी एनर्जी पर सेकेंड है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 पे। ये देखिए, ये टर्म बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो यहां से ध्यान रखना है कि ये जो थर्मल रेडिएशन है वो
जो भी टेम्परेचर आ रहा है, मतलब कि ये जो थर्मल रेडिएशन के थ्रू कुछ तो टेम्परेचर आ रहा होगा, जो इंफ्रारेड रेज है उसका, उसके अंदर कुछ तो गर्मी होगा, कुछ तो टेम्परेचर होगा। तो उस टेम्परेचर के मतलब उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उसका पावर 4 होगा। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है ये पीछे हम अच्छे से डिटेल बताए हैं पिछले वाला वीडियो में। यानी डेल क्यू बटा डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। तो आई होप यहां से आप लोग अच्छे से इसको समझ चुके होंगे कि डेल क्यू बटा डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। यानी जितना ही ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ही एनर्जी, यानी डेल क्यू, ये जो एनर्जी पर सेकेंड है वो टेम्परेचर के पावर यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 पे डिपेंड करता है। अब देखिए, अब इस सबको मिक्सअप करेंगे, ये सबको मिक्सअप करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, डेल क्यू बटा डेल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और टी के पावर 4 एरिया इंटू टेम्परेचर के पावर 4। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक हम लोग को कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं सिग्मा, यानी डेल क्यू बटा डेल टी बराबर हम लोग को मिलेगा सिग्मा ए टी के पावर 4। यही हम लोग का एक नया इक्वेशन बनता है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। यानी एनर्जी पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4। और यहाँ पे क्या था, डेल क्यू बटा डेल टी बराबर, अब हम लोग क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इसका नाम है सिग्मा। ये ऐसे करके ऐसे 6 है, ये वाला 6 नहीं, ये ऐसे करके ऐसे है, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा ए टी टू द पावर 4, इसका नाम है सिग्मा। अब देखिए ये सिग्मा, ये एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम क्या है, ध्यान रखना है, इस कांस्टेंट का नाम क्या, स्टीफन कांस्टेंट। ये जो सब चीज बता रहे हैं, ये जो थर्मल रेडिएशन बताए हैं, ये कौन साइंटिस्ट दिए थे, थर्मल रेडिएशन का ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये एक लॉ है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, यहाँ लिख दे रहे हैं स्टीफन, हिंदी में लिख रहे हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन। अगर कोई अगर कोई 12th किया होगा तो उन लोग पढ़ा होगा बोल्ट्जमैन नियम, यानी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वही दिए थे। यानी एक स्टीफन साइंटिस्ट थे, वही दिए थे, उन्हीं का नाम था स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम, जो बोले थे कि थर्मल कंडक्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी विकिरण दर, उष्मा विकिरण दर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसका नाम है स्टीफन कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। इसको हिंदी में लिख रहे हैं स्टीफन कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, वैल्यू भी बता रहे हैं। तो यहां से ध्यान रखना है, स्टीफन कांस्टेंट क्या होता है, सिग्मा, डेल क्यू बटा डेल टी बराबर सिग्मा ए टी टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखिए सिग्मा का वैल्यू होता है, सिग्मा मतलब स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू होता है। तो पहले स्टीफन कांस्टेंट का ऐसा यूनिट यहाँ से निकाल लेते हैं कि स्टीफन कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ये सब टर्म एन से मिटाते हैं कुछ। तो स्टीफन कांस्टेंट का ऐसा यूनिट निकालना है तो क्या हम लोग करेंगे, और यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर को केल्विन में मेजरमेंट करना है, किस चीज में, केल्विन में मेजरमेंट करना, ठीक है। तो देखिए डेल क्यू बटा डेल टी, डेल क्यू मतलब एनर्जी की एसआई मात्रक जूल, और नीचे क्या है, सेकेंड है, नीचे सेकेंड है, कॉपी में लिखना है आप लोगों को भी। एरिया ये क्या चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी एरिया 1 बटा एरिया यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा नीचे, और टी टू द पावर 4 ये भी नीचे आ जाएगा, यानी 1 बटा केल्विन के पावर 4 बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, सिग्मा मतलब स्टीफन कांस्टेंट। तो स्टीफन कांस्टेंट यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, स्टीफन कांस्टेंट हम लोगों को क्या यहाँ पे मिलेगा, जूल, सॉरी देखिए, अच्छा ठीक है, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन के पावर -4 बराबर सिग्मा। ये हम लोग को क्या मिला, स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू मिला। अब कभी कभी ये जूल्स बटा सेकेंड को हम लोग वाट पे यानी पावर के टर्म में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन के पावर -4, ये होता है सिग्मा मतलब स्टीफन कांस्टेंट। और स्टीफन कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्टीफन कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है 5.67 गुणे 10 टू द पावर -8। देखिए 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन के पावर -4, केल्विन के पावर -4। ये या नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर -4। ये क्या है, ये हम लोग का है स्टीफन कांस्टेंट।
समझे? तो स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम समझ में आ गया होगा। वो हम लोग को बताया था रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन यानी ऊष्मा विकिरण दर को कैसे कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, डेल क्यू बटा डेल टी बराबर सिग्मा 8 टी टू द पावर 4। यानी यहां से हम लोग को ये भी समझ में आता है कि ये जो सिग्मा 8 टी टू द पावर 4, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये एक हम लोग का नॉर्मल है, सबके लिए लागू होगा। सिग्मा डेल क्यू बटा डेल टी बराबर सिग्मा 8 टी टू द पावर। अब देखिए, अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। स्टीफन कांस्टेंट, तो अब यहाँ तक देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को तो हम लोग गर्म कर दिए कि उसको गर्म होने के लिए कितना एनर्जी की जरूरी होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इमिशन होते रहता है। इमिशन मतलब कि वो हीट को क्या करता है, हीट को बाहर निकालते रहता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए, अब इसको मिटाते हैं, ये वाला बहुत काम देगा, ये वाला रूल काम देता है, ये वाला नियम काम देगा, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन नियम, ये इसीलिए इसको भी रहने देते हैं। देखिएगा, डेल क्यू बटा डेल टी बराबर सिग्मा 8 टी टू द पावर 4, यहाँ तक तो हम लोग को मिला। अब देखिए, अब हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे हम लोग बढ़ने के बाद एक चीज हम लोग को मिलता है, एक चीज हम लोगों को आगे मिलेगा, इमिशन। एक होता है इमिशन, मतलब कि कोई एक रेडिएशन छोड़ रहा है, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। दोनों साथ साथ ले चलते हैं ना, एब्जॉर्ब, ABSORPT एब्जॉर्प्शन। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई गर्म पदार्थ है, गर्म है, तो ये अपना रेडिएशन बाहर छोड़ेगा ना। देखिए, जब भी इससे बाहर निकलेगा तो ये रेडिएशन के तौर पे ही बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, ये हम लोग को इमिशन कर रहा है। तो यहाँ से एक चीज हम लोग को पता करना है कि ये कितना रेडिएशन को बाहर छोड़ रहा है, कितना रेडिएशन को बाहर कर रहा है। और एब्जॉर्प्शन मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल है, मतलब कि ज्यादा ये एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। तो भाई साहब, नॉर्मल टेम्परेचर है तो बाहर से इसके अंदर क्या होगा, रेडिएशन आएगा, बाहर से रेडिएशन घुसेगा, बाहर से रेडिएशन घुसेगा तो उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इमिशन मतलब क्या होता है, उत्सर्जन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि अवशोषण। तो देखिए, यहां से इमिशन और एब्जॉर्प्शन में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था किरचॉफ, जिसका नाम था क्या, किरचॉफ। किरचॉफ लॉ था ये, मतलब साइंटिस्ट के नाम था किरचॉफ। नाम आप लोग शायद नहीं सुने होंगे, किरचॉफ लॉ। उन्होंने क्या बताए थे, उन्होंने बताए थे कि एक ऐसा पदार्थ जो जितना ही ज्यादा उत्सर्जक होता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है, अवशोषक भी होता है। मतलब कि जो जितना ही अच्छा से इमिशन कर सकता है, अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। मतलब कि जो अच्छे से किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है, वही अच्छे से चीज को, किसी भी चीज को क्या कर सकता है, बाहर निकाल भी सकता है। जैसे देखिए, आप लोग देखे होंगे कि ये जो काला कपड़ा है, काला कपड़ा किसी भी चीज को, यानी कोई भी एक रेडिएशन है, उस रेडिएशन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके अपने आप को गर्म कर लेता है। लेकिन जब इसको ठंडा में ले जाएगा तो ये बहुत जल्दी क्या करेगा, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। यानी ये बहुत जल्दी क्या करेगा, इमिट भी कर देगा बाहर, बहुत जल्दी क्या कर देता है, इमिट भी कर देता है बाहर। तो एक अच्छा अवशोषक, एक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ये कौन साइंटिस्ट बोले थे, किरचॉफ लॉ। यानी एक गुड इमिशन, a substance which is good emission is also a good absorption। मतलब एक अच्छा उत्सर्जक पदार्थ, एक अच्छा अवशोषक पदार्थ भी होता है। ये किसका स्टेटमेंट था, किरचॉफ साइंटिस्ट का। अब देखिए, यहां से अब हम लोग को निकालना पड़ता है कि आखिर कोई ये जो काला पदार्थ है, ये कितना रेडिएशन बाहर छोड़ रहा है, कितना इमिट कर रहा है, और ये कितना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। ये यहां से तो हम लोग को पता चल गया कि एक अच्छा अच्छा उत्सर्जक एक अच्छा अवशोषक भी होता है। तो यहां से अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा देते हैं। देखिए, इसको यहां से न्यूमेरिकल पूछेगा। इमिशन एक होता है एब्जॉर्प्शन। इमिशन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, छोटका ई से, और एब्जॉर्प्शन को छोटका ए से डिनोट करते हैं। दोनों यहीं पे लेकर चल रहे हैं।
जैसे देखिए इमिशन और एब्जॉर्प्शन का बहुत जगह पे यूज होता है, अभी देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूजेज हम लोग करेंगे। सो देखिए इमिशन किस चीज पे डिपेंड करता है, इमिशन क्यू बटा एरिया इंटू टी पर डिपेंड करता है। ये मतलब इमिशन, ये ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, ये ऑब्जेक्ट कितना गर्म है यानी इसके अंदर कितना एनर्जी है, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब देखिए एनर्जी यानी इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ही ज्यादा गर्म रहेगा उतना ही ज्यादा क्या करेगा, हीट को बाहर इमिट करेगा। ये तो यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरा इमिशन इज क्या है, इमिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब देखिए एरिया से कैसे होता है, देखिए जितना ही ज्यादा एरिया होगा ना उतना ही इमिशन का जो कैपेसिटी है यानी जो इससे बाहर निकलेगा ना वो कम पता चलेगा, समझे। यानी इमिशन क्या होता है, एरिया का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एक है समय, समय यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इमिशन का क्या होगा, रेट कम होते जाएगा। ऑब्वियसली है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा यानी कोई एक गर्म पदार्थ है, एक कोई गर्म पदार्थ है तो जैसे जैसे इससे रेडिएशन बाहर निकल रहा है वैसे वैसे क्या है, इमिशन करने का जो कैपेसिटी है इसके पास कम होते जाएगा। क्यों कम होते जाएगा, देखिए जैसे जैसे रेडिएशन बाहर निकलेगा वैसे वैसे ये तो गर्म होगा ना, ये तो ठंडा होगा, और जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे इमिशन, इससे जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है वो रेडिएशन क्या होगा, धीरे धीरे और कमे न निकलेगा। तो यहाँ से तीनों चारों समझ में आ गया होगा। ये जो इमिशन है कोई भी पदार्थ से, यानी अगर आप लोग बॉडी मतलब कोई भी एक गर्म चीज है, जैसे कोई भी एक गर्म पदार्थ है, जैसे तवा गर्म कर दिया, वो कितना देरी में ठंडाएगा वो वहां पे देखिए आखिर वो कितना गर्म था। क्यू मतलब कि कितना वो गर्म है उस पर डिपेंड करता है। एरिया मतलब कि वो जो एरिया है उसका वो कितना एरिया, और समय कि जैसे जैसे समय बीतते जाएगा उसका जो रेडिएशन बाहर निकालने का कैपेसिटी है, इमिशन बाहर निकालने का कैपेसिटी, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। यानी इमिशन बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए इंटू टी। अब यहाँ इमिशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, यहाँ से लिख सकते हैं जूल पर एरिया सेकेंड। यानी इमिशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या नहीं तो और क्या लिख सकते हैं, क्यू बटा टी, यानी क्यू बटा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं, वाट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर इमिशन का। तो ये तो इमिशन हुआ। जैसे काला कपड़ा, अभी देखते हैं इसके बारे में देखेंगे, इमिशन का भी एग्जांपल देखेंगे, रियल लाइफ से रिलेट करेंगे। इसके बाद फिर आते हैं एब्जॉर्प्शन। कोई भी पदार्थ कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जितना इमिट कर रहा है उतना ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा। एब्जॉर्प्शन फिर से बोल रहे हैं कि वो जितना इमिट करेगा उतना ही क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा बस। तो ये तो हम लोग समझ ही रहे हैं, जितना इमिशन करता है उतना एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो इमिशन निकालने का तरीका था। तो आखिर एब्जॉर्प्शन कैसे निकालेंगे, किसी भी पदार्थ का एब्जॉर्ब यानी उसके पास किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी कितना है। तो एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ए बराबर हम लोग निकालते हैं, कोई भी किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्बिलिटी और हो सकता कैसे निकाला जाता है। यानी स्टार्टिंग में ऊपर क्या लिखेंगे, क्यू। इसमें भी तो क्यू एनर्जी आ रहा है ना, इसके अंदर भी क्यू एनर्जी मतलब क्या, जैसे देखिए ये इसमें क्या था, क्यू एनर्जी मतलब ये कितना गर्म है, कितना ये क्यू एनर्जी मतलब कि कितना ये गर्म है पहले से, क्योंकि गर्म है तो उससे बाहर निकला। और ये क्यू एनर्जी मतलब कितना अपने अंदर ले रहा है, यानी जितना ये गर्म है जितना इसका कैपेसिटी होगा उतना ये क्यू एनर्जी अपना नीचे अंदर लेगा। मतलब कि जितना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब एनर्जी, ध्यान रखिएगा, जितना ये अवशोषित कर रहा है यानी जितना अपने अंदर एनर्जी ले रहा है, यानी ये जितना अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया उसको किस चीज से डिवाइड करेंगे, तो क्यू एनर्जी मान लेते हैं कि कुछ अपना क्यू एनर्जी लिया होगा। कैसे निकाला जा सकता है एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, कोई भी चीज का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि एब्जॉर्ब कितना किया है, और एब्जॉर्प्शन मतलब कि एब्जॉर्ब करने, इस ऑब्जेक्ट को कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी कितना है, वो कैसे निकाला जाएगा। क्यू मतलब कि कोई भी ये जो सरफेस है, इस सरफेस कितना रेडिएशन को क्या किया गया, अपने अंदर लिया, बटा टोटल रेडिएशन।
यानी जितना एब्जॉर्ब किया है वो रेडिएशन, हाँ ऐसे इसको निकाल सकते हैं, जितना ये एब्जॉर्ब किया गया वो रेडिएशन बटा इसको जो टोटल रेडिएशन दिया गया है, टोटल रेडिएशन, टोटल जो थर्मल रेडिएशन है वो जितना दिया गया है वो नीचे होगा, ठीक ना। तो देखिए एब्जॉर्प्शन मतलब कि मान लेते हैं कुछ भी रेडिएशन इसको बहुत सारा दिया, पूरा मतलब बाहर से दिया जा रहा है, लेकिन आखिरकार इसके पास जितना कैपेसिटी है उतना ही नहीं रखेगा। तो यहाँ से याद रखिएगा किसी भी चीज का और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यानी उसका जो अवशोषण करने का क्षमता होता है वो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है बटा नीचे क्या है टोटल एनर्जी यानी जितना उसको दिया गया था। अब इसको हिंदी में लिख देते हैं, ये मतलब क्या कि वस्तु का अवशोषकता लिख दे रहे हैं। देखिए वस्तु का अवशोषकता बराबर यानी वस्तु का अवशोषकता ए बराबर हम लोग का क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण की मात्रा, यानी ये जो कितना अपने अंदर लिया है यानी अवशोषित की मात्रा, अवशोषित की मात्रा यानी कितना ये एब्जॉर्ब किया है बटा इसको कितना दिया गया था, यानी कुल जितना इस पे इंसिडेंट हुआ है टोटल, यानी सॉरी हिंदी में नहीं, हिंदी में कुल दिया गया मात्रा, दिया गया मात्रा लिख दे रहे हैं ऐसे एकदम अपना लैंग्वेज में लिख दिए हैं, समझे। तो वस्तु यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एब्जॉर्ब किया गया वो कैसे निकालेंगे, अवशोषित की मात्रा की कितना ये एब्जॉर्ब किया है बटा कुल दिया गया मात्रा टोटल, इसको हम लोग कितना एनर्जी दिए हैं वो कैसे निकलेगा, ए से निकलेगा। इमिशन निकालने का तरीका ये इधर है और एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी इधर है। तो देखिए यही हम लोग यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन यानी जितना कोई भी ऑब्जेक्ट इमिशन होता है उतना ही एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी खाना वाला पदार्थ मंगाते हैं ना तो उसमें देखते होंगे कि एल्युमिनियम की पन्नी नीचे डाला हुआ रहता है। तो देखिए एल्युमिनियम की पन्नी इसीलिए डाला जाता है नीचे कि उससे इमिशन कम हो, वो जो खाना गर्म है ना वो लंबा समय तक गर्म रहे, उससे इमिशन कम हो, उससे जो हीट है वो हीट बाहर कम निकले, इसीलिए उसके ऊपर क्या हम लोग देते हैं कि पन्नी चढ़ा देते हैं, एल्युमिनियम का पन्नी, जो क्या करता है हीट को इमिशन करने के लिए क्या करता है वो रोकता है। उसी तरह देखिए बर्फ के चारों तरफ क्या देखते होंगे, जब सिल्ली आता होगा ना घर में शादी ये पार्टी उटी में, तो सिल्ली के ऊपर क्या लगाया हुआ रहता है, सूत्री के बोरा दिया हुआ रहता है या कंबल से लपेट दिया हुआ रहता है। तो वो क्यों, क्योंकि उससे जो बाहरी हीट निकलेगा, उससे जो बाहरी रेडिएशन या बाहर से जो उसके अंदर रेडिएशन जाएगा उसके बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट खत्म हो, समझे। तो वो एक तरह के कॉन्टेक्ट खत्म करने के लिए ये सब हम लोग काम करते हैं। अब देखते हैं इससे, देखिए इससे न्यूमेरिकल भी पूछेगा, तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो फिर आगे हम लोग देखेंगे। और ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा इमिशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने का कैपेसिटी किसका होता है, सबसे ज्यादा इमिशन और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने का कैपेसिटी होता है किसके पास, करिया कपड़ा के पास, ब्लैक क्लॉथ के पास सबसे ज्यादा। और ये जो ब्लैक मतलब इमिशन कितना किसका कितना होता है उसका 1 होता है, यानी एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है 1 होता है, समझे। यानी इमिशन कैपेसिटी भी 1, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी 1। कभी कभी दोनों का रेंज पूछ देता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता, तो किसके किसके बीच में ई या ए इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 एंड लेस एंड इक्वल देन 1, यानी 0 और 1 के बीच में करता है दोनों का वैल्यू, 0 से 1 और 1 किसका होता है ब्लैक क्लॉथ। तो आई होप यहां तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ये क्या होता है, सो देखिए CHANICL मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का तुल्यांकी भार, सॉरी ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, खाली लिखिए ऊष्मा का यांत्रिक, यानी मैकेनिकल है ना, यांत्रिक तुल्यांक। देखिए ये क्या होता है,
ये होता है ना कि जैसे कहीं भी कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क करते 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 कुछ वर्क करने के बाद कुछ आप एनर्जी मतलब कुछ वर्क करते 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 कुछ हीट भी जनरेट हो जाता है। जैसे कुछ भी मैकेनिकल वर्क मतलब क्या, कुछ भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क मतलब कि साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाना भी एक मैकेनिकल वर्क है। तो साइकिल चला रहे हैं तो मतलब साइकिल चलाते समय क्या कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, वर्क करते करते एक बार अचानक से आपको शरीर देखिएगा पूरा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, पसीना उसीना निकलने लगता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो ये जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट है कि वर्क करने के बाद जितना उससे एनर्जी जनरेट हो रहा है वैसी दोनों के प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। यानी मान लेते हैं कि W वर्क किए और W वर्क करने के बाद हम लोग को H हीट जनरेट हुआ, तो इसी दोनों को रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल हीट, जिसको J से डिनोट करते हैं। समझे, यही हम लोग का मैकेनिकल हीट, मतलब कि W वर्क किए उससे H एनर्जी जनरेट हुआ, वही क्या कहलाता, मैकेनिकल हीट, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, यानी यांत्रिक तुल्यांक। और जे का मान, इसका एक मान होता है, इसका मान जे का मान हम लोगों को, अगर देखिए ये जो वर्क है, इस वर्क को अगर वर्क का CGS यूनिट क्या होता है, वर्क का CGS यूनिट अर्ग होता है, अर्ग, और हीट है, हीट उष्मा का CGS यूनिट क्या होता है, कैलोरी, ठीक ना। तो अगर CGS यूनिट में इसको मेजरमेंट करिएगा तो CGS यूनिट में इसका क्या हो जाएगा, मेजरमेंट करने के बाद, सो देखिए अर्ग को, सॉरी, इसका अगर CGS यूनिट में मेजरमेंट कीजिएगा तो हम लोग को मैकेनिकल इक्विवेलेंट मिलेगा 4.18 गुने 10⁻7 वर्क का जूल पर कैलोरी। इसको याद रखिएगा कि कहीं कहीं ये बहुत जगह घुसा देता है कि अगर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, यानी मैकेनिकल के चलते जो हीट जनरेट हुआ वो कैसे निकाला जाता है, वर्क यानी टोटल वर्क जितना किए उससे जितना हीट जनरेट हुआ उस दोनों के प्रोपोर्शन को ही हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये वाला एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछता है कि ये W/H किसके बराबर है, तो W/H किसके बराबर होता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट यानी तुल्यांकी भार के बराबर है। देखिए तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हुआ, फर्स्ट कंडीशन तो ये हुआ। अब देखिए सेकेंड में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना, सेकेंड में किस तरह से, इसी से मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से ही कैसे पूछेगा। जैसे एक कोई हम लोग क्या किए, एक कोई पत्थर हमारे हाथ में था, ये पत्थर को क्या किए, ऊपर उठा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। तो देखिए ये पत्थर को जब हम लोग ऊपर उठा के ले गए तो यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रेविटी के विरुद्ध काम करते हैं, तब ना पत्थर को हाथ से ऊपर उठा के ले गए। तो देखिए इसको कुछ ऊपर उठा के लेके गए ना, तो यहाँ पे कुछ वर्क हुआ, वर्क हुआ ना, वर्क क्या हुआ, मतलब पहले से रेस्ट में था उसको ऊपर ले गया, मतलब कुछ हाइट तक ले गए थे ऊपर, कुछ हाइट तक इसको ऊपर ले गए। तो इस हाइट को ऊपर ले जाने के बाद इसमें कुछ ना कुछ यहाँ से वर्क जनरेट हुआ, वो वर्क किसके बराबर हो जाता है, mgh के बराबर, यानी कि इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो उसी एनर्जी का चलते हम लोग वर्क करते हैं। तो उस एनर्जी से जो वर्क हुआ, वर्क करने के बाद जो हमारे अंदर हीट जनरेट हुआ उसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट। समझे, तो वहां से भी मैकेनिकल इक्विवेलेंट हम लोग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या नहीं तो कभी कभी देखिए जैसे कि अगर झरना से पानी नीचे गिर रहा है, झरना से पानी नीचे गिर रहा है, तो देखिए ये झरना है, ये झरना से अगर नीचे पानी गिर रहा है तो यहाँ पे भी देखिएगा कि ये झरना का पानी है ना, ऊपर ठंडा रहेगा, नीचे जब गिरता है तो नीचे गरम गरम बहने लगता है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका एनर्जी में ये तो कुछ ना कुछ अपना एनर्जी लगा रहा है, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। कितना वर्क कर रहा है, इस पानी का कुछ अपना वेलोसिटी होगा, तो इतना वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी वर्क कितना कर रहा है, हाफ mv² वर्क किया। और वर्क करने के बाद वो कितना हीट जनरेट हुआ, यानी वर्क बटा जितना वो हीट जनरेट किया, वो दोनों का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। अब देखिए अब यहाँ हीट कितना जनरेट हो रहा है वो कैसे निकालेगा, तो हीट जनरेट के लिए हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं, स्पेसिफिक हीट तो निकालने के लिए सीखे, वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, स्पेसिफिक हीट यानी S बराबर हम लोग पढ़े थे Q एनर्जी, यानी ये जो टोटल एनर्जी यही ना है, Q एनर्जी मतलब H, Q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, Q या H एनर्जी बटा हम लोग क्या लिखते थे, मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यही नहीं लिखते थे। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी यानी ऊर्जा कितना, हम लोग हीट कितना जनरेट हो रहा है, H बराबर S m
टी मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर, SMT। तो यही यहाँ से अगर इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ले जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, mgh बटा SMT। SMT मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मास, उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर डेल टी। यहाँ पे क्या है, mgh ऑब्जेक्ट का मास, ग्रेविटी फोर्स यानी g का वैल्यू 9.8, हाइट कितना ऊपर तक ले गए। इससे भी हम लोग ये निकाल सकते हैं मैकेनिकल हीट यानी जे निकाल सकते हैं, या नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं। अगर ऊपर से आ रहा है तो हाफ mv² बटा नीचे लिख सकते हैं SMT श्रीमती, ठीक ना, SMT। ये हम लोग को फिर से यहाँ पे निकल जाएगा जे यानी इक्विवेलेंट। देखिए जनरल फार्मूला ये है, लेकिन अगर अलग अलग फॉर्मेट में बोलेगा तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आराम से निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट हीट, ठीक ना। तो आई होप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझा है। इसके बाद एक छोटा सा लास्ट पॉइंट और बता देते, थोड़ा सा बता देते हैं। न्यूटन्स का जो शीतलन नियम था, कूलेंट लॉ था, उसके बारे में देखिए ग्राफ से बता देते हैं। ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे नहीं, क्योंकि इसका इतना वेटेज रहता नहीं है एग्जाम में। लेकिन देखिए इस तरह से जहाँ पे इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा, और अगर इधर लिखल रहेगा टाइम समय और इधर लिखल रहेगा क्या, टेम्परेचर यानी डिग्री सेल्सियस में, तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, न्यूटन्स शीतलन नियम यानी NEWTONS, न्यूटन्स कूलेंट लॉ, कूलिंग लॉ। देखिए ये क्या बोलते हैं, ये इसका यही का नाम था, स्टेटमेंट था कि अगर देखिए हायर टेम्परेचर रहेगा यानी हाई टेम्परेचर रहेगा, देखिए हाई टेम्परेचर से अगर लो टेम्परेचर में आना, जैसे देखिए हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में अगर आ रहा है तो यहाँ से यहाँ देखिए कम समय में ही, यानी स्टार्टिंग में क्या है कि कम समय में ही देखिए टेम्परेचर कहाँ धड़ाम से नीचे गिर गया। अगर यहाँ तक लेते हैं तो ये हम लोग का धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अगर मान लेते हैं थोड़ा सा और समय बढ़ाते हैं तो देखिए समय बढ़ाने के बाद अभी टेम्परेचर यहाँ तक है। तो यहाँ कहने का स्टेटमेंट यही था ना यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर हाई रहेगा और इस मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस था, तो 100 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आने में बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम समय मतलब मिनिमम से मिनिमम समय लगेगा। और फिर अगर फिर सोचिएगा 70 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंचने में, 70 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंचने में समय क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। समय क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और मान लेते हैं कि अभी 50 डिग्री सेल्सियस तक पानी पहुंचा, अगर 50 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक पानी हमको लाना है तो यहाँ पे क्या कर लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। यानी इसका कहने का मतलब यही था, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हाई टेम्परेचर रहेगा, अगर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर भाग रहे हैं तो जो एनर्जी है वो एनर्जी कम, मतलब वो एनर्जी क्या लगेगा, कम समय में उसका जो एनर्जी है सीधे डाउन ढेरे हो जाएगा स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे और हम लोग आगे बढ़ते गए, जैसे 70 से 10 यानी जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे क्या हुआ, समय देखिए एक ऐसा सिचुएशन आता है कि देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और समय यानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग को यही पता चल रहा है कि अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो एक वहाँ बहुत कम समय में टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, लेकिन और नीचे कीजिएगा तो समय क्या होगा, फिर बढ़ते जाएगा। यही कहलाता है न्यूटन्स कूलिंग लॉ। न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो उसका स्टेटमेंट यही था। जैसे देखिए अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए किस तरह से डिपेंड करता है ना कि एक अगर ठंडा, एक मतलब कि कूलिंग लॉ है, तो देखिए जैसे एक आप लोग यहाँ पे बर्फ है, ये आप लोग बर्फ खाते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे देखते होंगे कि ये जो टेम्परेचर है बर्फ के साथ अगर कांटेक्ट में रखिएगा तो ये बड़ी जल्दी पिघल जाता है एकदम बहुत कम समय में। इसका कहने का मतलब कि अगर ये जितना ही ठंडा रहेगा और बाहर का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा रहेगा, उतना ही ये कम समय में क्या होगा, कम समय में पिघल जाएगा। उसी तरह अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो लो टेम्परेचर लाने में भी कम समय लगता है। यानी जो दोनों के बीच का जो टेम्परेचर है ना बाहर भीतर वाला, उस समय के अनुसार फिर डिफरेंस होते रहता है।
मतलब जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा, जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे समय भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी उसका जो रेट है, रेट कम होते जाता है। यहाँ इसके बीच में एक इक्वेशन भी बनता है, वो इक्वेशन भी लिख दें। इक्वेशन बनता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 बटा T। यानी देखिए ये जो एनर्जी है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी ये क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। यानी समय बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा। और ये देखिए यहाँ टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे दोनों के बीच का टेम्परेचर, देखिए दोनों के बीच का जो टेम्परेचर जितना ही ज्यादा रहेगा, दोनों के बीच का जो टेम्परेचर जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगा, और जितना ही समय बढ़ते जाएगा उतना ही एनर्जी कम होते जाएगा। तो यही था न्यूटन्स कूलिंग लॉ। इसका ज्यादा ग्राफ ये वाला पूछता है तो ध्यान रखना, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर, अगर ऐसे कर्व है तो वो न्यूटन्स कूलिंग लॉ ही बता रहा है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए किस किस टाइप से यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना कि एक पृष्ठ का अवशोषकता यानी एब्जॉर्बिटी दिया हुआ है। एब्जॉर्बिटी को ए से हम लोग, या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दिया हुआ है कितना, 0.4 दिया हुआ है, ए बराबर 0.4 दिया हुआ है। और फिर क्या बोलता है, और फिर आगे बोलता है कि इस पर आपतित 10 जूल उष्मा से कितना परावर्तन हो जाएगा। जैसे देखिए ये हम लोग का क्या था, एक कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का कुछ अपना एब्जॉर्बिटी थे, तो हम लोग कैसे निकालते थे, एब्जॉर्प्शन का क्या फॉर्मूला था, एब्जॉर्प्शन ए बराबर कि पहले इसके अंदर कितना एनर्जी आया बटा टोटल एनर्जी कितना इसको दिया जा रहा था, यानी टोटल एनर्जी कितना इसको दिया जा रहा था, यही दोनों हम लोग प्रोपोर्शन करते थे। मतलब इसके अंदर कितना एनर्जी आया, तो एब्जॉर्बिटी यानी ए बराबर तो हम लोग को दिया हुआ 0.4 और 4 और फिर आगे बोलता है कि इस पर 10 जूल इस पे क्या हो रहा था, आपतित हो रहा था। यानी इस पे टोटल इंसिडेंट कितना आ रहा था, यानी टोटल रेज इस पे कितना, सॉरी टोटल एनर्जी इसको कितना दिया जा रहा था, 10 जूल। तो बोलता क्या है, यहां से कितना परावर्तित हो जा रहा है। तो यहां से बोलता है कि कितना एनर्जी यहां से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो देखिए टोटल एनर्जी हम लोग इसको 10 जूल दिए, टोटल एनर्जी कितना दिए, इसका एब्जॉर्बिटी क्या था 0.4। तो यानी कि ये अपने अंदर कितना लिया, यानी अपने अंदर कितना एब्जॉर्ब करके रखा, वो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी दिया हुआ था, क्योंकि देखिए टोटल एनर्जी 10 जूल है, ये जितना एब्जॉर्ब किया, दे तो रहे थे 10 जूल, लेकिन जितना एब्जॉर्ब किया अपने अंदर रखेगा, बाद बाकी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, छोड़ देगा, बस। तो वही तो हम लोग को निकालना है। ए बराबर क्या दिया हुआ है, कितना एब्जॉर्ब किया, यानी एब्जॉर्ब किया गया एनर्जी ऊपरे लिखिए, बटा नीचे क्या है, टोटल एनर्जी जो इसको दिया जा रहा था। तो टोटल एनर्जी कितना दिया जा रहा था, 10 जूल। ए बराबर क्या है 0.4, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 चौका 40, 4 यानी एब्जॉर्ब, ABSORB यानी एब्जॉर्ब किया गया। यानी ये जो अवशोषित कर रहा है एनर्जी, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, 4 जूल एनर्जी ये क्या किया, अपने अंदर ले लिया। टोटल कितना इसको दे रहे थे, 10 जूल दे रहे थे, जिसमें से 4 जूल क्या किया गया, अपने अंदर रख लिया। तो और 6 जूल बचा, वो क्या किया, 6 जूल क्या किया, ये बाहर रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी अब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट एनर्जी यानी टोटल कितना एनर्जी को परावर्तित कर दिया, टोटल 10 माइनस क्या था, 10 माइनस 4 बराबर 6 जूल एनर्जी क्या कर दिया गया, बाहर आराम से निकाल दिया। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, डरना नहीं है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, आराम से सामना करना है उसको और आराम से उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक ना। अब जैसे देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है, इसको मिटा दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि एक पृष्ठ का अवशोषकता यानी एब्जॉर्बिटी क्या दिया हुआ है इसको 0.2, और बोलता है कि यदि इस पर 50 जूल हम लोग क्या कर रहे थे, थर्मल रेडिएशन इसको दे रहे थे। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका एब्जॉर्बिटी अवशोषण कैपेसिटी 0.2 है, और इसके चारों तरफ मतलब कितना इसके अंदर हम लोग एनर्जी दे रहे थे, 50 जूल क्या कर रहे थे, इसके अंदर एनर्जी हम लोग दे रहे थे। तो हम लोग से पूछता है कि कितना विकिरण इस तल द्वारा अवशोषित, मतलब ये कितना एब्जॉर्ब करके रखा।
तो फिर से निकाल दीजिए। ए बराबर ऊपर क्या किया जाता है, जितना एब्जॉर्ब किया है वो लिखा जाता है, और नीचे क्या किया, जितना इसको एनर्जी दिया जाता है, ठीक ना। तो ये 0.2 बराबर एब्जॉर्ब कितना किया, यही हम लोग को निकालना है, यानी एब्जॉर्ब किया गया एनर्जी हम लोग को निकालना है, जबकि टोटल एनर्जी क्या दिया हुआ है 50। तो यहां से लिख सकते हैं एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी बराबर क्या होगा 0.2 गुने 50, यानी 50 दूनी की 5 दूनी 10 जीरो, यानी 10 जूल क्या किया, 10 जूल एनर्जी अपने अंदर रख लिया, बाद बाकी क्या किया, हटा दिया। यानी 10 जूल अपने अंदर एनर्जी रख लिया और बाद बाकी जो बचा था 40 जूल, 40 जूल क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या नहीं बना पाइएगा, बना दीजिएगा आप आराम से। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन अब देखते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन किस तरह से हम लोग को दिया, बोलता है कि एक पृष्ठ की एक किसी पिंड का परम ताप यानी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित उसमें विकिरण की दर कितना गुना हो जाएगा, ये हम लोग से पूछ रहा है। तो इसका निकालने का तरीका भी जानते हैं। हम लोग को क्या कर रहा है, टेम्परेचर को 3 टाइम्स कर दे रहा है। तो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, T⁴ होता है। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, T⁴ यानी 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो 3⁴ यानी 3 × 9 = 27 या 81, यानी 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से भी इस सबको निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम आप लोगों को दे दे रहे हैं स्क्रीन पे, उसको क्या करना है, बनाना है, और फिर एक दो क्वेश्चन और अभी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, अच्छा क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला बोलता है कि रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये, रेडिएशन के थ्रू हीट का ट्रांसमिशन होता है, तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना होता है हीट का, तो बताएं वेलोसिटी कितना होता है। लाइट का वेलोसिटी जितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस चैप्टर से इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इससे भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें। और एक न्यूमेरिकल और बनाते हैं, एक न्यूमेरिकल हम बनाएंगे, एक न्यूमेरिकल आप लोगों को देंगे होमवर्क, उसको बनाना है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से बोलता है कि एक मतलब कि एक कोई हाइट है, ये ऐसे हाइट है, यहाँ पे टंकी रखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, टंकी रखा है, और इस टंकी से पानी कुछ नीचे अपना गिर रहा है, और ये टंकी का हाइट कितना दिया हुआ है, सो देखिए हाइट दिया हुआ है, टंकी का हाइट 42 मीटर दिया हुआ है, और यहाँ से पानी नीचे गिरता है। फिर बोलता है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का हानि का 1/2 उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। यानी जैसे देखिए अब यहाँ इससे जो नीचे पानी गिर रहा है, तो उससे जो हीट जनरेट होता है, उससे क्या जनरेट होता है, हीट। वो क्या होता है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका हाफ, आधा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा, mgh के हाफ में इसका हीट चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ से हम लोग को पूछता है कि चेंज इन हीट यहाँ पे निकाल के बताइएगा। स्टार्टिंग में जितना टेम्परेचर था और नीचे जितना टेम्परेचर था, यानी चेंज इन हीट करने का मतलब कि ΔT हमको निकाल के बताइए। बोलता है क्या है कि यहाँ से इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh था, 42 मीटर ऊपर था। यहाँ से जब पानी नीचे गिर रहा है तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का वो हाफ हीट में जनरेट हो जाता है इसका एनर्जी, यानी वर्क कितना कर रहा था mgh, उसका हाफ हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलता है कि अब चेंज इन टेम्परेचर निकाल के बताइए। तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं निकलेगा, हम लोग को दिया ही हुआ है हीट, यानी Q बराबर क्या दे दिया, हाफ mgh, और Q बराबर हम लोग जानते क्या है, Q मतलब कि हीट बराबर स्पेसिफिक हीट इंटू मास ऑफ वाटर, जो भी वाटर का मास होगा, इंटू क्या होता है चेंज इन टेम्परेचर। यही चेंज इन टेम्परेचर हम लोग को निकालना, 1/2 मास G इंटू H। देखिए ये मास दोनों कैंसिल आउट होगा क्योंकि मास दोनों का सेम है। अब देखिए स्पेसिफिक हीट यहाँ पे वाटर का निकालना है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होता है, ये होता है ना 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होता है। या नहीं तो 4.18, ये कैलोरी की जगह फिर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला हम लोग को क्या रहेगा, ये हम लोग को ठीक है, यही होगा हम लोग का स्पेसिफिक हीट।
तो ये वाला स्पेसिफिक यूज करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइट है, हाइट मीटर में है, फिर यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है, फिर स्पेसिफिक हीट है। तो एसआई यूनिट जो है, ये तो सीजीएस यूनिट था, तो एसआई यूनिट पे ही हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। तो एस बराबर हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग को डेल टी निकालना है। तो डेल टी बराबर क्या होगा, जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। हाइट कितना है 42 मीटर, बटा नीचे हो जाएगा 2 गुने ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका यूज करेंगे 4 गुने 18, 4.18। अब यहाँ से इसको सोल्यूशन कीजिए, सॉरी हाँ 4.18 यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा 4.18 यहाँ जूल पर केजी कितना होता है 4.18 इंटू, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे किलो जूल रहता है, यहाँ पे ये होगा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में क्या होता है 4.18 इंटू 10⁻³ होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे किलो कैलोरी में होता है 4.18, अगर जूल में करना है तो 10⁻³ लगाना होगा। ये सब पता है, जब लेटेंट हीट पढ़ा रहे थे तो उस समय बताया था कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये सारा चीज बताएं। तो यहाँ क्या होगा 10⁻³। और जब यहाँ से इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो फिर यहाँ पे 42 मीटर है ना, 42 मीटर ही है। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो डेल टी हम लोगों को किसके आसपास आएगा 0.049 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर। जो यहाँ पे टेम्परेचर था और नीचे टेम्परेचर आएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा 0.049 डिग्री सेल्सियस। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ कभी कभी 4.18 की जगह यहाँ 4.2 भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से भी बना सकते हैं। तो इसी तरह का क्वेश्चन इससे जनरली पूछेगा। एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं होमवर्क, उसको क्या करना है बनाना है, होमवर्क आप लोग को उसको बनाना है। देखिए बोलता क्या है, एक शीशा का गोली, एक शीशे का एक गोली था, मतलब ये एक शीशा मतलब ये कोई पत्थर है, ठीक है। ये पत्थर हम लोग क्या किए, यहाँ एक कांच लगा हुआ था, इस पत्थर से इस कांच पे कुछ वेलोसिटी से फेंका। कितना वेलोसिटी था हम लोग का 480 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इस कांच पे फेंके। देखिए वेलोसिटी, तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, यानी वर्क मतलब एनर्जी कितना जनरेट होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा, यानी टोटल वर्क हम लोग का ½ mv² होगा, ठीक ना। और जितना टोटल वर्क जनरेट हुआ उस वर्क के द्वारा कुछ एनर्जी जनरेट हुआ, वो एनर्जी टोटल क्या आ गया यहीं पे स्टोर हो गया, मतलब कि इधर उधर खत्म नहीं हुआ, टोटल एनर्जी कहाँ पे रह गया, यहीं पे एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक, तो हम लोग से पूछता है कि पहले जितना टेम्परेचर था और जब इसको फेंकने के बाद ये जो कांच टूटा उसमें टेम्परेचर जनरेट हुआ, तो दोनों के बीच में जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ डेल टी हुआ, वो कितना जनरेट होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, एक जो यहाँ पे हीट जनरेट हुआ है वो देखिए सबसे पहले हम लोग का मैकेनिकल हीट कैसे निकालते हैं। मैकेनिकल हीट निकालने का हम लोग का तरीका क्या है, जे बराबर डब्ल्यू बटा हम लोग क्या लिखते हैं डब्ल्यू बटा एच लिखेंगे। तो डब्ल्यू वर्क क्या लिखेंगे, वर्क कितना हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी यानी ½ mv² वर्क हो रहा है। और हीट यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है हम लोग का कितना स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट इनटू मास, मास इनटू क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर, यही ना होगा। हीट इतना ही ना जनरल, स्पेसिफिक इनटू मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ ये जो यहाँ पे पत्थर था उस पत्थर का स्पेसिफिक हीट लिखिए, स्पेसिफिक हीट हम लोग को दिया हुआ है 30 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। देखिए 30 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है हम लोग को, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है इसका। और जे का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो जे का वैल्यू दिया हुआ है 4.18 जूल, सॉरी 4.18 हाँ जूल पर कैलोरी ना, यहाँ पे जूल पर कैलोरी, ठीक है जूल पर कैलोरी। तो यहाँ से आप लोगों को निकाल के बताना है कि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर डेल टी कितना जनरेट हुआ, तो ये आप लोग निकाल के बताइएगा। तो बस आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया।
तो इस टॉपिक में जितना भी सारा चीज बताए हैं उस पॉइंट को अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा ना तो फिर जरूर इसको 2 बार रिपीट करके देखिएगा, और प्ले लिस्ट चेक करते रहना। प्ले लिस्ट से बहुत सारा चीज है जो वहां से भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहले पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम लोग आगे भी पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक को यहीं पे आज खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।